बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम। मुझे पूज्य स्वामी जी के द्वारा बताया गया कि आप सब हमारे भाई बंधु अपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अपना हिमाचल और भी कई राज्यों से नवरात्रि में आप लोग यहाँ हैं और आप लोग पूरे अपनी योग प्रशिक्षक के रूप में अपनी जगह पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निशुल्क वो भी। तो कई लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कई लोग आपके योग कक्षाओं में आते हैं सवेरे शाम को। रोजाना लगभग आप 2 घंटे पूरा अपना निस्वार्थ भाव से देश के लिए, सनातन के लिए, वैदिक संस्कृति के लिए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में इस योग प्रशिक्षण को निर्वहन करते हैं और लोगों को जन जन तक आप एक स्वस्थ जीने की कला जो पूज्य गुरुदेव ने इस अपने समाज को दी है उसको आप आगे बढ़ाते हैं, उसका उत्थान करते हैं। तो आप सभी के लिए जो है अपना वेलनेस का सिस्टम जो है पतंजलि वेलनेस, जो आज के साथ साथ फ्यूचर ऑफ मेडिसिन भी है, जो परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो ये एक सबसे बड़ा एक मूवमेंट जो चल रहा है। योग तो आप लोग जुड़े ही हुए हैं, अपना जो चिकित्सा का अभियान है पतंजलि वेलनेस, जिसको इस रिसर्च में हमने नाम दिया इंटीग्रेटेड पैथी। किस प्रकार से हम सारी जो अपनी प्राकृतिक चिकित्सा की विधाएं हैं, एक जीवन शैली है अपनी योगिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, प्राकृतिक जीवन शैली, उसको लेके हम कैसे हम चल रहे हैं, कैसे हम समाज में रोग मुक्ति का एक मिशन चला रहे हैं कि किसी भी रोग से आप बच भी सकते हैं और जो आपको कोई रोग है या कोई बीमारी है या अस्वस्थता है तो उससे आप वापस उभर करके वापस स्वस्थ होके और अपने 100% एनर्जी, अपने 100% अपनी स्वास्थ्य के साथ अपनी शतायु तक अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपना भारतवर्ष का एक साइंस है जिसमें हम नेचुरोपैथी भी आज सीखेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद में अपना स्वास्थ्यवत, जिसमें बताया गया कैसे व्यक्ति ऋतुचर्या के अनुसार आहार विहार विचार व्यवहार, ऋतु के अनुसार, दिन और रात के अनुसार अपनी जगह जहां आप रहते हैं, पहाड़ है, कोई आप पहाड़ पे रहते हैं उसमें खान पान के पदार्थ अलग हैं, पेय पदार्थ अलग हैं, कोई आप नॉर्मल आप लैंड पे रहते हैं, कहीं ड्राई सूखी जगह, कहीं पे पानी की ज्यादा, तो जरूरत के अनुसार उसी जगह पे रहते हुए कैसे हम स्वस्थ रह सके, प्रकृति के साथ जुड़ करके, योग के साथ जुड़ करके, आयुर्वेद को पूर्णतया पालन करके और अपनी औषधि, पतंजलि की जो औषधि हैं, जो आजकल अल्ट्रा एडवांस्ड अपनी औषधियां बन रही हैं, एक एक औषधि पूरी तरह से जो साइंटिफिक रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स उससे गुजरते हुए जैसे एलोपैथी की दवाइयां बनती थी उसके समकक्ष या कई रूप में उससे बेहतर, क्योंकि इसका किसी तरह से शारीरिक तौर पे नुकसान नहीं है जिससे शरीर पे नुकसान होता है। तो इसको हम समझने की शुरुआत करेंगे और आप सबके प्रश्न भी आएंगे तो आप पहली चीज उसको नोट डाउन कर लें और आखिरी में हम प्रश्नोत्तर का समय रखेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्सनल क्वेश्चन आप ओपीडी में आप जब भी आएंगे कल में या फिर आखिरी दिन, तब आप पर्सनल अपना सब पूछेंगे। यहाँ पे जो सबके लिए लाभकारी हो वही चीज की हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो अपना पतंजलि वेलनेस का प्रकल्प है, इसकी शुरुआत योग ग्राम निरामयम से हुई और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी जो हमारे योग ग्राम निरामयम में स्वास्थ्य साधक रोगी जो भी आप कहें उनकी जो व्यवस्था है, लगभग 1300 बेड है अपने पास, 1300, उससे ज्यादा ही होंगे पर हम इतने लिमिट में लेते हैं। और जो अपना निरामयम है जिसको थोड़ा वीआईपी और थोड़ा महंगा भी है, जिसको बहुत ज्यादा लग्जरी या कंफर्ट चाहिए, जिसके पास बहुत अत्यधिक पैसा भी है जो खर्च कर सकते हैं जो, तो उनके लिए निरामयम भी है एक अच्छा, जिसको 7 स्टार हम कहते हैं। लगभग वहां पे अपने 150 पौने 200 बेड्स की व्यवस्था है। तो अपना जो फेज 2 है पतंजलि वेलनेस जो 2022 में स्टार्ट हुआ थेरेपी सेंटर, तो वहां पे लगभग अपने पास 1700 लोगों के
रहने खाने पीने और स्वास्थ्य चिकित्साओं की व्यवस्था है। ये तो अपने यहीं पर है हरिद्वार में, जो एक योगग्राम कैंपस है, एक अपना पतंजलि वेलनेस फेज 2 है, एक अपना मोदी नगर है पतंजलि वेलनेस योगपीठ मोदी नगर, एक अपना पतंजलि वेलनेस वेदा लाइफ जो ऋषिकेश से लगभग 2 घंटे दूर है, ये अपना एक सेंटर है, वो भी लगभग 50 बेड का है। सब अपने आप में एक उत्तम है। और रिसेंटली जो अपना शुरुआत हुई है पतंजलि वेलनेस योगपीठ गुवाहाटी आसाम, और ये तो अपने खुद के हैं पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के। इसके अलावा भी पतंजलि के कई लोगों ने जैसे अपना वो जगह दे करके इसको शुरुआत करी है। तो लगभग भारतवर्ष में अपने 28 केंद्र जो हैं अभी रनिंग में है। आपके उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी हमारा जो पहले मेगा स्टोर था वो अब वेलनेस सेंटर है जहाँ पे थेरेपीज होती हैं। लखनऊ में अपने मुरादाबाद में अपना, और भी अपने कई जगह हैं, है ना, जो ओपीडी जो मेगा स्टोर हैं या पतंजलि आरोग्य केंद्र है, वो लोग भी धीरे धीरे अपने केंद्र को वेलनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेलनेस जहाँ पे सारी चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, अपना नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा, लीच थेरेपी, अपनी श्रृंगी चिकित्सा, सारी चिकित्साएं एक ही छत के नीचे होती हैं। तो उसी के बारे में हम समझेंगे। तो आप माने कि एक दिन में, और लगभग अपने पास इस दोनों व्यवस्थाएं, तीनों व्यवस्था जो हरिद्वार में है, लगभग अपने स्वास्थ्य साधकों से लगभग फुल ही चलती है सालाना, पूरे साल भर। तो इसमें किस तरह से हम उपचार करते हैं, किस तरह से मानसिक परिवर्तन और मेन जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसको आज आपने सुना होगा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आप सब योगाचार्य हैं तो आप सबको पता है जो आजकल जो बीमारियां हो रही हैं, रोग हो रहे हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस, इवन WHO ने ये एक्सेप्ट किया है। आज के जमाने में जो 90 से 95% मॉर्टेलिटी का कारण है, जिसके कारण मृत्यु भी हो रही है लोगों की, वो पुराने जमाने की तरह इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है। पहले सिर्फ इन्फेक्शियस डिसीज ज्यादा होते थे तब, पर अब मॉडर्न साइंस के द्वारा इन्फेक्शन डिसीज की जो वो है मात्रा है वो काफी कम हो चुकी है। अब जो सबसे ज्यादा डिसीज हो रहे हैं उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और डिसऑर्डर्स। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और डिसऑर्डर्स, इसमें क्या क्या आते हैं इसमें अपन चर्चा करेंगे शॉर्ट में, उसी से इसका शुरुआत कर रहे हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो है कि किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से नहीं फैल रहा है। जैसे कि कोविड आया था, कैसे हो रहा था, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग हमने करी थी, एक व्यक्ति ने छींका या किसी ने खांसा, अब अपना कोविड वायरस, कोरोना वायरस दूसरे के वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा नाक से अंदर गया, फिर अंदर जाके इम्यूनिटी कम है तो अंदर उसने ग्रोथ करी, और इस व्यक्ति को भी लंग्स में प्रॉब्लम हुई, बुखार आया, खांसी हुई, जुकाम हुआ, शरीर टूटा, फिर 3-4 दिन में अगर इसकी इम्यूनिटी ने ठीक किया तो ये भी इंप्रूव हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। तो बैक्टीरिया, वायरस या अपने कोई भी पैथोजन उसके कारण से होती है, फंगस जो हमारे एनवायरनमेंट में, और हम दिन भर उसमें एक्सपोज रहते हैं, है ना। तो पर आज के जमाने में इससे ज्यादा, क्योंकि इसके लिए तो आप लोग कई सारे जो एंटीबायोटिक्स और कई सारी चीजें हैं, पर उससे भी अच्छा अगर आप शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा लें तो इन्फेक्शन भी नहीं होंगे, उनसे बॉडी नेचुरली फाइट कर सकती है प्राकृतिक तौर से, प्राकृतिक रूप से। सेकेंड जो डिसीज है दैट इज लाइफस्टाइल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। आजकल हर घर में, हर व्यक्ति में सबसे ज्यादा हमें ये देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे पहले कौन कौन सी बीमारी होती है, मोटापा। सबसे, जैसे मोटापा एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वजन का बढ़ना, हाइट के अनुसार, हाइट के अनुपात में आपके शरीर में फैट, वसा की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा है, तो ये सबसे कॉज ऑफ ऑल डिसीज कह सकते हैं, एक ये रूट कॉज हो रहा है। और ये मोटापा बढ़ रहा है, इसके कारण पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पर वजन बढ़ने की शिकायत आपने भी देखा होगा समाज में, आप लोग अपने पेशेंट्स आपके पास आते हैं कई सारे योग सीखने के लिए, तो वजन बढ़ने की एक समस्या काफी ज्यादा हो रही है। इसके अलावा क्या क्या समस्या हो रही है इससे जुड़ी, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सबसे कॉमनेस्ट बीमारियां हैं
कि वजन बढ़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, खून में प्रेशर बढ़ता है, और डायबिटीज सबसे कॉमनली शुगर की बीमारी हो जाती है। व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया, इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल फॉर डायबिटीज एंड सेकेंड वर्ल्ड कैपिटल फॉर हाइपरटेंशन। तो दुनिया में, क्योंकि एनीवेज हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो हमने चाइना को भी एक्सीड कर दिया है, चाइना से भी ज्यादा हमारी जनसंख्या हो चुकी है, और लगभग हमारी जनसंख्या 140 करोड़ काउंटिंग में है। लगभग हम 150 करोड़ के आसपास, अगर पूरी जनगणना अच्छे से करें तो इतने लोग हैं हम। तो आप सोचे इतनी बड़ी जनसंख्या, ऑब्वियसली अगर हर छठा सातवां व्यक्ति भी डायबिटीज या उसके होने की संभावना रखता है तो भी वर्ल्ड में ये एनीवे सबसे ज्यादा नंबर होगा ही, है ना। तो ये भी अपनी डायबिटीज सबसे प्रमुख कारण है। इसके कारण अपनी आंखों की खराबी होती है, किडनी की खराबी होती है, नसों की खराबी होती है, कमजोरी होती है, और इससे जुड़ी किडनी फेलियर, है ना, आंखों का पूरा रोशनी का फेलियर, कई सारी बीमारियां डायबिटीज के साथ भी आती है। और ये सिर्फ लाइफस्टाइल के कारण होती है, जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। और टाइप 1 है वो जेनेटिक भी होती है, और छोटे बच्चों में जिनको इंसुलिन देना पड़ता है, और बचपन में या बाय बर्थ के बाद अगर प्रॉपर ध्यान ना दिया गया, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स दी गई जब शरीर कमजोर था किसी बच्चे का, तो 4, 5, 6 साल की उम्र में उसके पैनक्रियास पे हार्ड इफेक्ट होता है। तो उसके कारण भी टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें बाय डिफॉल्ट ये कहा जाता है मॉडर्न साइंस के द्वारा कि जीवन भर इंसुलिन देना है बाहर से इंजेक्शन के द्वारा। तो ये टाइप 1 टाइप 2 आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है। आप अपने आसपास कई लोगों को इन बीमारियों से जूझते हुए देख लेंगे, और इनके कॉम्प्लिकेशन से। और इनका मुख्य कारण ही है इनएडिक्वेट, इनएप्रोप्रिएट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जो व्यक्ति का शुगर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं उसकी जीवन शैली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, वो योग से दूर है, उसकी लाइफस्टाइल में खाने पीने का कोई नियंत्रण नहीं है, और उसके लाइफस्टाइल में आराम विश्राम ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी लगभग ना के बराबर है, या वो बहुत कम, जितनी आवश्यक है उससे कम, या जितने अनुपात में वो भोजन कर रहे हैं उसके अनुपात में काफी कम शारीरिक श्रम वो व्यक्ति कर रहा है, जिसको डायबिटीज हो रही है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना। तो आपको बीमारियों का तो बेसिक पता है, इसलिए मैं बीमारी पे चर्चा ना करके थेरेपी पे चर्चा करूंगा, और क्या क्या हम बीमारियां देख रहे हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या, किडनी की प्रॉब्लम, क्रॉनिक किडनी डिसीज आपने देखा होगा आजकल बहुत जल्दी और बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रही है। हम तो रोजाना अपने पतंजलि वेलनेस में कई पेशेंट देखते हैं जो बिल्कुल फिट है, यंग लड़के 20, 25, 30 साल के, और एकदम से प्रॉब्लम हो गई किडनी की। तो उसकी मुख्य कारण भी दोनों आप समझ लीजिए, और कैसे वो होती है, तभी हम कैसे उसका ट्रीटमेंट पे बात कर पाएंगे। तो मेनली जैसे अब डायबिटीज हुआ, डायबिटीज भी अनकंट्रोल्ड अगर रहा, शुगर आपका 250, 350 फ्लक्चुएट कर रहा है, और उसका ध्यान नहीं दे रहा है व्यक्ति, डायबिटीज होने के बाद भी सिर्फ दवा खा रहा है या इंसुलिन ले रहा है, और अपना योग प्राणायाम या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, अब शुगर भी जो है अपनी किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको डैमेज करने लगती, नेफ्रोपैथी जिसको बोलते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। उसके बाद नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं, किडनी कमजोर होती है, उसका फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर जिसको बोलते हैं वो कम होता है, और क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि उम्र के साथ हो, यंगस्टर कम एज में भी ये पॉसिबली हो जाते हैं। जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा तनाव, आजकल सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी बढ़ रही है, मानसिक, क्योंकि आप सब योग प्रशिक्षक हैं, कोई भी दवा एलोपैथी की, मॉडर्न साइंस की, मानसिक बीमारी को क्योर नहीं कर सकती, है ना। योग के अलावा इसकी दुनिया में दूसरी दवा नहीं है। तो यहाँ आपका बहुत ज्यादा है, और यही कॉज है, ये अपने योग के दर्शन में भी बताया गया, आदिजा व्याधि, अनादिजा व्याधि। तो आदिजा व्याधि क्या होती है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर,
जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये कहीं ना कहीं अपने मन में कॉन्शियसनेस की कमी, मान लीजिए किसी का वजन बढ़ रहा है और कई बार उसके परिवार वालों ने बोला, आपके किसी ने बोला साथी ने कि भाई आपका वजन बढ़ रहा है, थोड़ा आप कम कर लो, है ना, उसको मैनेज कर लो, पर फिर भी वो व्यक्ति अवेयर नहीं है कि हाँ मेरे को वजन बढ़ रहा है, इससे मुझे कोई ना कोई शरीर में बीमारी आ सकती है, मोटापा बढ़ रहा है, फिर भी वो व्यक्ति 3-4 बार जो भोजन प्रसादी लेते हैं ले ही रहे हैं और उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये भी एक आप सोचे, मेंटल लैक ऑफ मेंटल अवेयरनेस, फिजिकल अवेयरनेस, इमोशनल अवेयरनेस। अब योगा इज अ थेरेपी फॉर इमोशनल कल्चर, मन से इमोशन को भी स्ट्रांग करता है। पर कोई व्यक्ति है, आजकल क्या होता है कॉमनली सिटीज में लाइफस्टाइल कैसी होगी आप सोचें, कोई बच्चे जो है पढ़ाई के बहाने बाहर जाते हैं, उसके बाद बाहर ही जॉब करते हैं, नौकरी वगैरह, माता पिता अपने गांव में या घर पे जहां भी हैं अलग रह रहे हैं, तो अकेले, तो क्या क्या दिक्कतें होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, खर्चा निकालना है, घर पे भेजना है, फिर उसके बाद डिप्रेशन, दोस्तों की कमी, क्योंकि भागा दौड़ी इतनी ज्यादा है, ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा है, 2 रोटी और 10-15-20 हजार की सैलरी के लिए व्यक्ति को इतना एक्सर्शन करना पड़ता है कि उसको ना अपने जीवन शैली की सुध है, ना अपने एक रिलेशनशिप की, ना अपने दोस्ती की, यारी दोस्ती, वो सब परिवार, ये सब चीजें कम होती जा रही है। लोग आजकल अकेले होते जा रहे हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इतना जो जुड़ाव था, आज से आप 15-20 साल पहले देखें, व्यक्ति शाखा में जाता था, शाम को संगोष्ठी होती थी, सत्संग होते थे, कीर्तन होते थे रेगुलर, जो आप लोग अभी कर भी रहे हैं आज के जमाने में भी, पर ये रेगुलर होते थे, गांव गांव में, घर घर में लोगों का मेल जोल होता था, वो डिस्कशन करते थे। अब वो चीजें धीरे 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 समाज में कमतर होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सोशली जो एक होता था कि अपने जो विचार हैं, इमोशंस हैं, व्यक्ति एक्सप्रेस कर देता था, मन से खाली हो जाता था, अब वो चीज नहीं हो पा रही है। तो क्या हो रहा है, वो जितना इमोशन थे जो हम एक्सप्रेस कर सकते थे डिस्कस करके, खुल करके, वो विचार अपने मन में ही दबे हुए रह रहे हैं, मन में सप्रेस होके रह रहे हैं। तो इसी को मैं कह रहा हूं आदिजा व्याधि, इसको समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो ये अंदर एंजाइटी, नींद नहीं आ पा रही है, क्योंकि रात को सोने लगे हैं, 10:30 बजे सोना है, हमें पता है सुबह 5 बजे उठना है, और मन में अत्यधिक विचार चल रहे हैं कंटिन्यूस, हम सोच रहे हैं कल इसको कैसे करेंगे, ये काम कैसे करेंगे, बहुत तीव्र गति से मन भाग रहा है, और ये कल मैंने नहीं किया, मेरा ये काम रह गया, नींद नहीं आ रही है, विचार ही चल रहे हैं, या नेगेटिव थिंकिंग, अरे उसने मुझे इस तरह से बोल दिया, मेरा मन दुख गया, इन विचारों में आप सोचे। तो ये जो विचार है जिसको मन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मन तो बंदर की तरह है, मन का नेचर ही कैसा है, वानर की तरह, वो जंप करता रहता है, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में। अभी आप लोग भी सब यहाँ पर है 100%, बीच बीच में माइंड कहाँ चले जाता है, कल जाना है योग ग्राम, सुबह 2 बजे उठना रहेगा, इस तरह से आपके मन में अलग अलग विचार, कल गुरुदेव से मिलना है सुबह योग में, तो हमें फोटो लेना रहेगा स्टेज पे, आपके मन में ये विचार चलेंगे। तो मैं वही बता रहा हूँ, मन का नेचर आप समझे। तो इसके कारण कई लोग हमारे पास लगभग जितने आते हैं वेलनेस में, हेल्दी लोग भी, फिजिकली मान लीजिए हेल्दी भी हैं, तब भी क्या दिक्कत है, नींद की समस्या, चिंता ज्यादा होती है, तनाव, स्ट्रेस रहता है, रेस्ट नहीं हो पाता। जबकि रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, जो विश्राम है हर समय के बीच, मिनिमल जो जरूरी विश्राम है, वो काफी आवश्यक है हमारे शरीर को, और मन को विश्राम देना भी जरूरी है, थॉट्स। इसलिए हम योग में पूज्य गुरुदेव बताते हैं, जो समग्र योग चिकित्सा देते हैं हम, इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी, जो पूज्य गुरुदेव के सेशन में आप लोग कल अटेंड भी करेंगे, जिसमें योग भी है, सत्संग भी है, म्यूजिक भी है ना, और अवेयरनेस भी है आपको कि आप किस चीज का योग कर रहे हैं। मंडूकासन कर रहे हैं तो पूरा ध्यान पूरा श्वास पे है आपका, अंदर आने वाली श्वास, बाहर जाने वाली श्वास, या तो आप कपालभाति कर रहे हैं या आप भस्त्रिका कर रहे हैं, और उसमें आपको मेंटली भी दर्शाया जा रहा है कि आपको ध्यान देना है अपने पैनक्रियाज, लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज है, वो आपका एक्टिवेट हो रहा है, वो आपका रक्त का संचारण बढ़ रहा है, आपका लिवर, आपकी आंतों के मूवमेंट बढ़ रहे हैं।
तो दैट इज एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक योगा थेरेपी, जिसमें सिर्फ हम एक्सरसाइज की तरह योग नहीं कर रहे हैं, इसमें हम योग को एक होलिस्टिकली कर रहे हैं, जिसमें आप एक एक सूक्ष्म चीजों पे ध्यान देके, अति आवश्यक चीजों पे ध्यान देके उसको महसूस कर रहे हैं, समझ रहे? तो ये योगा इज द मेडिसिन फॉर मेनी ऑफ द डिसीज। अब इसके साथ कैसे प्राकृतिक चिकित्सा आती है, इस पे हम जाएंगे, ठीक है? तो आप समझे, बीपी, शुगर, थायराइड, वात रोग, वात रोग आज सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ, आप सबको आयुर्वेद में भी आपने सुना है, आप सब योग प्रशिक्षक हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में, तीनों में इस चीज का दर्शन है कि 90 से 99% जो रोग होते हैं उसका कॉज कहाँ होता है? होता है अपनी आंतों में, पेट में। जिसके डाइजेशन में थोड़ी सी भी दिक्कत है और रेगुलर रह रही है और लंबे समय रह रही है, तो धीरे धीरे वो करके गैस बन के, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होके, आंतों में मल जमा होके, गंदगी जमा होके, हार्ड होके, है ना, अपच होके, इनडाइजेशन, अजीर्ण, अतिजीर्ण, ओवर डाइजेशन होके, जिसका वजन ही नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। उसके कारण से लंबे समय में वात रोग, मान लीजिए घुटने में दर्द, आजकल यंग लड़के 20-25 साल के, दिक्कत क्या है? सर घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, सर्वाइकल पेन होता है, कंधे में, कोहनी में दर्द होता है, हाथ में यहाँ दर्द हो रहा है, आके बोलते हैं, रेगुलर कंप्लेन करते हैं। क्यों? एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, ठीक है, मान सकते हैं, खान पान, व्यवहार, अपना खान पान, सोना उठना, और पोस्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? पोस्चर, बैठना, उठना, सोना। अब बैठना हमें पता है कि हमें सपोर्ट लेके बैठना है, कमर को सीधा लेना है, स्पाइन का स्ट्रक्चर प्रॉपर रखना है, पर बैठने की आजकल गड़बड़, कार में बैठ के, हर जगह बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में जाते जा रहे हैं। आजकल युवा युवा सबसे ज्यादा अफेक्ट है, जिसमें आप लोग सब आते हैं, हम सब आते हैं। युवा कैसे? हम लोग हर चीज में कंफर्ट, कंफर्ट, सोसाइटी आजकल कंफर्ट सीकर होती जा रही है, बट लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें पता है कंफर्ट है, पर उसको यूज करना नहीं आ रहा है। कंफर्ट ठीक है, अच्छी बात है, एसी है आपके यहाँ पे, ठंडा है, बाहर गर्म है, आप उसमें बैठ नहीं पाते, अच्छी बात है, इट्स हेल्दी, पर इस पे डिपेंडेंसी कि हम एसी के बिना बाहर बैठ ही नहीं पाए, है ना, और इस पे डिपेंडेंसी के साथ उसको यूज करना, इस फैसिलिटी को यूज करना नहीं आए, तो वो शरीर में धीरे धीरे नुकसान करके, डीजनरेशन करके, वात का इम्बैलेंस करके शरीर में डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसको बोलते हैं स्पाइनल डीजनरेशन। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है भारतवर्ष में, आप किसी का भी एक्सरे या एमआरआई कराएं कमर का, गर्दन का, जिसकी थोड़ी सी पोस्चर गड़बड़ है, क्या आ जाता है? लंबा स्पॉन्डिलोसिस, L3, L4, L4, L5, L5S1, इसमें डीजनरेशन हो रहा है, हड्डियां घिस रही है, उसमें अपना साइनल फ्लूइड की कमी है, CSF की थोड़ी कमी है, और वो थोड़ा सा डिस्क जो है वो बल्ज होके स्पाइनल कॉर्ड को दबा रही है। सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है ना, और उसका एक रीजन मेन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पोस्चर्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, प्रॉपर उसकी योग नहीं करना, प्रॉपर उसकी ध्यान ना देना, चिकित्सा ना देना, और बैठने की पोस्चर हमेशा गड़बड़ रखना, लेटने की, सोने की पोजीशन आड़े टेढ़े, पैर ऐसे करके, तकिया रख के, दो दो तकिया रख के सो रहे हैं। अब आप कोई व्यक्ति अगर सिर पे तकिया रख रहा है ना, यहाँ पे स्कैल्प पे, तो उसको सर्वाइकल हो ही जाएगा, मोटा तकिया है कितना भी सॉफ्ट है, अगर सिर पे रखेंगे, क्योंकि गर्दन को रेस्ट चाहिए हमें, ये कर्वेचर ये आना चाहिए, इसलिए सर्वाइकल पिंडो आने लग गए आजकल, वो गर्दन के गैप को भरते, नेक को थोड़ा एक्सटेंशन में, स्ट्रेच में रखते हैं, ताकि रात भर गर्दन की नसें ना दबी रहे, रात भर दबी रहेगी और आपने एक्सरसाइज नहीं करी, सुबह शोल्डर मूवमेंट नहीं किया, नेक रोटेशन नहीं किया, तो यहाँ पे स्टिफनेस आएगी, धीरे 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 उसकी डिस्क दबी रहेगी और नसें डीजनरेट होने लग जाएंगी, दबने लग जाएंगी, क्या होगा फिर? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। आजकल हर दूसरे व्यक्ति को, जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहा है या जिसका चेयर डेस्क वर्क जिसको बोलते हैं वो है, तो उसको सर्वाइकल और लंबा स्पॉन्डिलोसिस सबसे कॉमनेस्ट। उसके बाद होता है साइटिका, पैर में रेडिएशन या फिर हाथ में रेडिएशन, और इसका 100% इसको प्रिवेंट कर सकते हैं योग के द्वारा, पर ठीक है। तो ये वात रोग, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस नीस, कमर का, और इसका एडवांस्ड अल्ट्रा जो वात रोग होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं? नस और मांसपेशियों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी,
मोटर न्यूरॉन डिसीज यंगस्टर्स को होता है 20 से 45 साल की उम्र में। मोटर न्यूरॉन पता ही नहीं पड़ा, सडनली एक दिन हाथ से उंगलियां लड़खाने लगी, साइन नहीं करने लगे, एक हाथ से चालू हुआ, पैर में थोड़ा सा मसल लॉस हुआ, धीरे धीरे आपने टेस्ट कराया, ब्रेन का एमआरआई कराया, क्या आया? एएलएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मोटर न्यूरॉन डिसीज। एलोपैथी में बोल दिया इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, बढ़ेगा धीरे धीरे, एक पाँव जाएगा दूसरा जाएगा और फिर हाथ जाएंगे, बोलने में जीवान खत्म होगी, मसल खत्म हो जाएगी शरीर में और बेड रिडन हो जाएंगे। यूथ के साथ हो रहा है ये, और इसका कोई कॉज नहीं है। हेल्दी व्यक्ति, एकदम जो एक्टिव व्यक्ति है जिसको आप कहते हैं एक्टिव, जिसमें पूरा यूथ अपनी बचपन से खूब मेहनत करी और 35-40 साल में यंग एज में ये प्रॉब्लम हो रही है। कई सारे पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास रेगुलर स्वास्थ्य साधक, कॉज पता ही नहीं है। कॉज देखा हमने डीपली तो एंजाइटी, फिर पोस्चर्स की प्रॉब्लम, लैक ऑफ अवेयरनेस, वाटर ड्रिंकिंग, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। लगभग शरीर को 2 से 3.5 लीटर शुद्ध जल रोजाना चाहिए ही चाहिए। हर घंटे में लगभग 1 गिलास, दोपहर दिन में, शाम को आधा पौना कप, 6 बजे से 10 बजे तक। इतना जल चाहिए हमारे शरीर को, क्योंकि हर सेल्यूलर एक्टिविटी इसी से चल रही है, पर हम पता ध्यान नहीं देते और चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इन चीजों में अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं देते, टाइम नहीं देते। तो डिहाइड्रेशन इज द कॉज फॉर मेनी अ डिसीज।